हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी से संबंधित परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न है कि सही आरोही क्रम चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। दूसरा है प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। फिर तीसरा है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। और लास्ट है नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर प्रगतिवाद। हमें इसमें से सही आरोही क्रम को चुनना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ये जो है हिंदी साहित्य में सही आरोही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा बाबू गुलाब राय या फिर चौथा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 या फिर चौथा 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके 4 भाग प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? पहला इंदुमती, दूसरा नासिकेतोपाख्यान, तीसरा रानी केतकी की कहानी या फिर चौथा यमलोक की यात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंदुमती। जो इंदुमती कहानी है उससे सरस्वती पत्रिका में जो है आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का क्या नाम है? पहला पद्मराग, दूसरा पथ के साथी, तीसरा 10 तस्वीरें या फिर चौथा रेखा और रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पद्मराग। पद्म सिंह शर्मा की जो रचना है वो है पद्मराग और ये रेखा चित्र के प्रथम रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? पहला लक्षणा, दूसरा व्यंजना, तीसरा शब्द शक्ति या फिर चौथा अभिधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शब्द की वह शक्ति जिससे कि वाच्यार्थ प्रकट किया जाता है उसे हम अभिधा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सही युग्म चिन्हित कीजिए। पहला वैदर्भी माधुर्य, दूसरा गौड़ी माधुर्य, तीसरा पांचाली ओज या फिर चौथा गौड़ी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वैदर्भी माधुर्य। ये जो है ये सही युग्म है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। पहला शोक, दूसरा रति, तीसरा हास या फिर चौथा उत्साह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति होता है। अगला प्रश्न है, अनुभाव के 2 भेद होते हैं। पहला कायिक और वाचिक, दूसरा सात्विक और वाचिक, तीसरा कायिक और सात्विक या फिर चौथा सात्विक और मानसिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कायिक और सात्विक। ये जो है ये अनुभाव के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। पहला य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, दूसरा व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, तीसरा अवधेश का विग्रह अवधनधेश होता है या फिर चौथा हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। फ्रेंड्स, इसमें से हमें सही कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, य और व ये जो ध्वनियाँ हैं ये दोनों अर्धस्वर कहलाती हैं। ये सही कथन है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। पहला हिंदी भाषा की लिपि होना, दूसरा प्राचीन लिपि होना, तीसरा अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना या फिर चौथा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। पहला ने, दूसरा के लिए, तीसरा से या फिर चौथा को। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 को। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है।
अगला प्रश्न है अनुष्टुप है पहला एक छंद, दूसरा एक अलंकार, तीसरा एक रस या फिर चौथा एक गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अनुष्टुप एक छंद है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। दूसरा मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। या फिर तीसरा मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। चौथा मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। ये जो है वो शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी में कुछ अशुद्धियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। पहला अधन न्यान्य, दूसरा अन्य धन अन्य, तीसरा अन्य धन यान्य या फिर चौथा अन्य धन आन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, अन्य धन अन्य। ये जो है ये अन्यान का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशुपाल वध के रचनाकार का क्या नाम है। पहला भामा, दूसरा भारवी, तीसरा कुंतक या फिर चौथा माघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, माघ जो है ये शिशुपाल वध के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है। पहला हितहरिवंश, दूसरा नैषध काव्य, तीसरा राजतरंगिणी या फिर चौथा मेघदूत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, नैषध काव्य, जिसे हम नैषधीय चरित भी कहते हैं, ये श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पहला उत धन धारणम बराबर उच्चारणम, दूसरा रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते, तीसरा गंगा धन उत्कम बराबर गंगोत्कम या फिर चौथा सत धन चित बराबर सच्चित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, गंगा धन उत्कम बराबर गंगोत्कम। ये जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि इसमें स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, स्वस्त्यस्तु का सही संधि विच्छेद होगा। पहला स्वस्ति धन अस्तु, दूसरा स्वधन अस्त्यस्तु, तीसरा स्वस्तिष्ठ धन अस्तु या फिर चौथा स्वधन सत्यस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, स्वस्ति धन अस्तु। ये इसका जो है वो सही संधि विच्छेद है। देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग अगला प्रश्न, इन युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। पहला नीलोत्पलम कर्मधारय समास, दूसरा दशानन बहुव्रीहि समास, तीसरा राम लक्ष्मणों अव्ययीभाव समास या फिर चौथा दिवारात्रि द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, राम लक्ष्मणों में अव्ययीभाव समास नहीं होता है, बल्कि द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है। पहला हेमचंद, दूसरा चंदबरदाई, तीसरा परमाल या फिर चौथा अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, चंदबरदाई। पृथ्वीराज महारासो के जो रचयिता हैं वो चंदबरदाई हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। पहला मलुकदास, दूसरा गोस्वामी तुलसीदास, तीसरा विक्रमादित्य या फिर चौथा केशवदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, विनय पत्रिका जो है वो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, देव कवि किस जिले के थे। पहला मैनपुरी, दूसरा बनारस, तीसरा गोरखपुर या फिर चौथा इटावा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, इटावा। देव कवि जो है वो इटावा जिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला धोखा देना, दूसरा चाणक होना, तीसरा चुगली करना या फिर चौथा असर न हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, चुगली करना। कान भरना जो मुहावरा होता है उसका अर्थ होता है चुगली करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, अलौकिक। ये जो है ये शुद्ध वर्तनी इसकी लिखी गई है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता के प्रवर्तक थे। पहला प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर चौथा घनानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नई कविता के जो प्रवर्तक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं। पहला अवधी,
दूसरा खड़ी बोली, तीसरा ब्रज या फिर चौथा मैथिली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रज भाषा में। घनानंद की जितनी भी कृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं सभी ब्रज भाषा में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची है। पहला अमृत फल, दूसरा उन्नयन, तीसरा आगंतुक या फिर चौथा आजन्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आगंतुक जो है वो अतिथि का एक पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, आजन्म शब्द में समास है। पहला बहुव्रीहि, दूसरा द्वंद्व, तीसरा अव्ययीभाव या फिर चौथा कर्मधार है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अव्ययी। आजन्म जो है उसमें अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। पहला राष्ट्रीय, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा सौराष्ट्र या फिर चौथा राष्ट्रीयता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीयता। राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है वो होगी राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न देखते हैं, राम शब्द के खष्टी एक वचन का रूप है। पहला रामो, दूसरा रामस्य, तीसरा रामे या फिर चौथा रामेशु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रामस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का क्या रूप बनेगा। पहला पठती, दूसरा पठसी, तीसरा पठंती या फिर चौथा पठामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पठसी। ये जो है ये वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है पट धातु का, पठसी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पहला रंग उतर जाना, दूसरा भेद प्रकट करना, तीसरा बहुत पछताना या फिर चौथा विद्रोह करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्रोह करना। इसका मतलब होता है सिर उठाना, ये इसका मुहावरा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नीमा किस कवि की माता का नाम था। पहला रहीमदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास या फिर चौथा मलूकदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कबीरदास। ये जो कबीरदास है इनकी माता का नाम नीमा था। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। पहला 6, दूसरा 3, तीसरा 8 या फिर चौथा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। पहला बघेली, दूसरा ब्रज, तीसरा कन्नौजी या फिर चौथा खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, नहुस नाटक लिखा गया है। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, दूसरा वियोगी हरि के द्वारा या फिर तीसरा शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा या फिर चौथा गोपाल चंद्र के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गोपाल चंद्र के द्वारा नहुस नाटक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। पहला द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा द्विगु समास या फिर चौथा कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तिरंगा में जो है वो द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। पहला 10, दूसरा 7, तीसरा 12, चौथा 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रामचरितमानस में कुल 7 कांड होते हैं। अगला प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है। पहला सुदर्शन, दूसरा ज्ञानेंद्र, तीसरा रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर चौथा अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुदर्शन जो है वो भागवंती उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि अखरावट जो है, अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है। पहला मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा कुतुबन, तीसरा मंझन या फिर चौथा उस्मान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अखरावट जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति कही जाती है। पहला आँख का अंधा नाम नयन सुख, दूसरा ऊंची दुकान फीका पकवान या फिर तीसरा ऊँट के मुंह में जीरा या फिर चौथा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये जो है लोकोक्ति कही जाती है जबकि आडंबर बहुत होता है और वास्तविकता कुछ नहीं होती। अगला प्रश्न है कि आल्पिन और गमला ये दोनों जो शब्द हैं वो किस विदेशी भाषा के हैं। पहला फ्रेंच,
दूसरा पुर्तगाली, तीसरा अंग्रेजी और चौथा जापानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आल्पिन और गमला जो है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किसने की? पहला सदल मिश्र, दूसरा लल्लू लाल, तीसरा ईसा अल्लाह खान या फिर चौथा सदा सुख लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सदा सुख लाल जो है इन्होंने सुख सागर की रचना की। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? पहला मोहन राकेश, दूसरा जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा भुवनेश्वर या फिर चौथा राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जगदीश चंद्र माथुर ने जो है कोणार्क नाटक की रचना की है। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? पहला तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास या फिर चौथा नंददास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तुलसीदास जो है इन्होंने वैराग्य संदीपनी की रचना की। फ्रेंड्स, तुलसीदास पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें तुलसीदास की सभी कृतियों का उल्लेख किया गया है कि तुलसीदास ने कितनी रचनाएं की हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? पहला 1843, दूसरा 1900, तीसरा 1902 या फिर चौथा 1903। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सरस्वती पत्रिका जो है वो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? पहला नंददास, दूसरा परमानंद दास, तीसरा सूरदास या फिर चौथा चतुर्भुज दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नंददास। ये नंददास जो है ये भक्ति काल के कवि हैं और इनको जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? पहला माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, माखनलाल चतुर्वेदी जो है इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, यानी कि एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। शिव शंभू के चिट्ठे इसके लेखक कौन हैं? पहला बालमुकुंद गुप्त, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र या फिर चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त जो हैं ये शिव शंभू के चिट्ठे इस रचना के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।